बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमने रिपोर्ट्स कवर की, पहले लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट्स, फिर सारी बारी बारी रिपोर्ट्स, फर्दर हमने बाय नेम भी डिस्कस की। अब हम प्रपोजल स्टार्ट करने लगे। जैसे रिपोर्ट एक बिज़नेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही प्रपोजल भी बिज़नेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आउटलाइन से ऊपर हम प्रपोजल से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आउटलाइन जो है प्रपोजल्स, देखें ये हाईलाइटेड भी है, बोल्ड लिखा हुआ है, ये प्रपोजल की डेफिनेशन है, इसको आपने मेमोराइज करना है। A proposal is a specific type of analytical report designed to get products, plans or project accepted by outside business और गवर्नमेंट क्लाइंट्स। ठीक है, ये प्रपोजल की डेफिनेशन है, सारी की सारी इसको आपने मेमोराइज करना है। एक ये बात भी याद रखनी है आपने कि एनालिटिकल रिपोर्ट टाइप का आगे फर्दर जिसका हम कहते हैं ना सब डिवीजन, उसको कहते हैं। एक एनालिटिकल टाइप जो है ना, एनालिटिकल रिपोर्ट डिज़ाइन टू गेट, किस लिए डिज़ाइन की जाती है? प्रोडक्ट्स, प्लान्स और प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बाय आउटसाइड बिजनेस और गवर्नमेंट, यानी कि जो बाहर की किसी और आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप समझे कांटेक्ट हो रहा है, तो आपने उन ऐसी चीज़ जो आपने उनको प्रपोज करें, यानी कि प्रपोज से बना ना, वो कुछ आपने उनको प्रपोज किया, कुछ आपने उनको ऑफर की, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट है या क्लाइंट है, कोई भी आपका वो प्रोडक्ट है, आपका एग्रीमेंट है, किसी भी फॉर्म में है, वो आपका एक्सेप्ट करेगी, तो उसके लिए जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे उसको कहेंगे आप प्रपोजल। ठीक है, एनालिटिकल रिपोर्ट की आप कह लें कि उस फॉर्मेट में तकरीबन ये बनता है। ये डेफिनेशन एज इट इज़ होगी इसकी। द वेराइटी ऑफ प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस देखें जहाँ जहाँ प्रपोजल लिखा जाता है। यू मे राइट प्रपोजल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस, बहुत सी सिचुएशंस है जिनमें आप प्रपोजल्स लिख सकते हैं। योर रीडर्स में भी एम्प्लॉयड इन जो ऑर्गेनाइजेशन और दे में भी एम्प्लॉयड इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रपोजल्स के जो रीडर्स हैं ये भी आपने याद रखना है, या तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे या फिर एन अदर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि प्रपोजल के रीडर्स कौन से होते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के भी। यू रीडर्स में हैव आस्क्ड यू टू सबमिट अ प्रपोजल और यू मे सबमिट इट टू दैम ऑन योर ओन इनिशिएटिव। ठीक है, आपके रीडर भी आपसे आस्क कर सकते हैं कि आप उन्हें कोई ऑफर करें या कोई प्रपोजल उन्हें सबमिट करवाएं, या आप खुद से भी कर सकते हो ऑन योर ओन इनिशिएटिव। ठीक है, ये भी दो बातें हो गई, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें माइंड में रखने वाली हैं। योर प्रपोजल्स में बी इन कंपटीशन अगेंस्ट अदर्स और इट्स में बी कंसीडर ऑन इट्स ओन मेरिट्स अलोन। ठीक है, या तो आपका प्रपोजल किसी और प्रपोजल में होगा, यानी कि ऐसे है ना, आप किसी ऑफर का, किसी प्रोडक्ट का प्रपोज कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट आप बाई करें। ठीक है, गवर्नमेंट से आप करें। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सेम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी गवर्नमेंट को प्रपोजल सेंड किया। अब आपका प्रपोजल और उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल दोनों कंपटीशन में होंगे, एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होंगे। ठीक है ना, कि आप देखें गवर्नमेंट आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या उसका। अच्छा, या तो वो कहते हैं कंपटीशन में होता है या फिर अलोन होता है, यानी कि प्रपोजल। ये दो सिचुएशन है प्रपोजल्स की। ठीक है, योर प्रपोजल में नीड टू बी अप्रूव्ड बाय वेरियस पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर यू सबमिट इट टू योर रीडर्स और यू मे सबमिट इट डायरेक्टली योरसेल्फ। एक तो बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से लोग हैं, डेफिनेटली जो आप अगर कोई प्रपोजल प्लान कर रहा है, फिर प्रपोजल टाइप कर रहा है, प्रपोजल अथोराइज कर रहा है, ढेर सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में, चेन ऑफ आपको पता है कमांड्स होती हैं, उन सब से गुजर के प्रपोजल जाएगा। अगर आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन है तब भी, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फिर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। You may have to follow regulations concerning the content, structure and format of your proposal, or you may be free to write your proposal entirely as you think। या तो आपको जो दिया गया एनालिटिकल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर सब कुछ आगे इधर डिस्कस होगा, या तो उस तरह प्रपोजल लिखें, या आप फ्री भी लिख सकते हैं, फ्रीली जैसे फ्री राइटिंग करते हैं वैसे भी प्रपोजल लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बता दिया गया ये दो तरह से प्रपोजल लिखा जा सकता है। Once you have delivered the proposal to your readers, they may follow any of the wide variety of methods for evaluating it। तो आपने अपने प्रपोजल अपने रीडर्स को डिलीवर कर दिया, अब उन पे है कि वो कौन सा मेथड आपको प्रपोजल को इवेल्यूएट करें, यानी कि आपको कैसी कितनी इंपॉर्टेंस दें, ये आपके रीडर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल सिचुएशन नंबर 1 देखें। हेलन वांटेड अ परमिशन टू अंडरटेक अ स्पेशल प्रोजेक्ट। हेलन चाहती है कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट उसको अंडरटेक करने के लिए परमिशन मिले। She thought that her employers should develop a computer system that employees could use to reserve conference rooms। उसका ख्याल है कि उसके एम्प्लॉयर्स को ना एक कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, वो सारे के सारे यूज़ टू रिजर्व कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है, उसको कॉन्फ्रेंस रूम तक रिजर्व रखा जाए, उसको यानी कि कंप्यूटर सिस्टम बड़ा सा वाइडली प्रिपेयर किया जाए। अब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसने काम कर रही है। ठीक है, उसी के लिए प्रपोजल देगी। देखना अब शी कंक्लूडेड दैट हर कंपनी नीडेड सच अ
system as she had arrived for a meeting several times only to find out that the room was reserved. वो उसने ना मीटिंग में गई तो बहुत बार उसने देखा कि मीटिंग में रूम ऑलरेडी रिजर्व होते हैं. उसने कहा कि एक कंप्यूटर सिस्टम हो, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम अलहदा, उसमें कंप्यूटर्स लगे हुए हो, तो जब भी हमारी मीटिंग हो उसी रूम में हो, हम उस कंप्यूटर सिस्टम के जरिए अपनी मीटिंग कंडक्ट कर पाएँ. भाई बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं ना, रूम्स ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, फिर मीटिंग में प्रॉब्लम होती हैं. ये सोच के ना उसका ये प्लान आया इसके हेलन के माइंड में. एज शी इज़ एम्प्लॉयड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, शी इज़ वेल क्वालिफाइड टू राइट वन. ठीक है, करती वो क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करती है, इसलिए उसको हायर किया गया है. However, she cannot work on it without the permission of her boss. Consequently, she wrote a proposal to them. अब उसके माइंड में ये आया कि हम कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करते हैं, रिजर्व रूम एक होगा कॉन्फ्रेंस का, लेकिन अब वो खुद से तो नहीं कर सकती, वो तो खुद क्योंकि एम्प्लॉई है वहाँ, अब उसे अपने बॉस से परमिशन लेनी है. अब जो उसको प्लान उसके माइंड में आया ना, वो उसने प्रपोजल की सूरत में अपने बॉस को लिखना. अब बॉस उसे परमिट करेगा तो वो इस अपने प्लान पे काम कर सकती है, आगे फर्दर प्रोसीड, अदरवाइज वो नहीं कर सकती. ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे प्रपोजल अपने बॉस को सेंड करती है. As she wrote, she had to think about two people, her boss and her boss's boss. अब उसने क्या है कि मैं तो अपनी बॉस से परमिशन ले लूँ, अगर वो दे दें, लेकिन बॉस भी तो सबऑर्डिनेट है ना किसी के ऊपर, उनके भी कोई बॉस होगा. तो वो कहते हैं उन्होंने उनसे परमिट कैसे लेनी है परमिशन, उनको भी तो परमिट करना है मेरे बॉस को भी, तभी वो मुझे परमिट करेंगे ना. अब वो प्रपोजल लिख रहे थे, उसका बॉस, उसके रीडर्स कौन कौन से हैं, एक तो उसके बॉस हैं डायरेक्टली उसके रीडर, और उसके बॉस के जो बॉस हैं वो उसके रीडर्स हैं. हु हैड टू डिसाइड विदाउट कंसल्टिंग अदर पीपल. ठीक है, जिन्होंने डिसाइड करना दूसरे लोग के मशवरों के बगैर, ज़ाहिर है वो बॉस हैं, अथोराइज हैं, तो उन्हें डिसाइड करना है. बिकॉज her employers had no specific guidelines, she could use any format, structure and content to write her proposal. Furthermore, she did not need anyone else permission to write the proposal. ठीक है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है गाइडलाइन की, क्योंकि वो उन पर डिपेंड ही नहीं ना कर रही, वो डायरेक्टली अपने बॉस को लिखेगी, अपना प्रपोजल देगी कि ये मेरा आइडिया है, और उसके बॉस ने उसको अथोराइज़ करना है, वही है परमिशन देने का. ठीक है, और किसी के परमिशन की उसको ज़रूरत नहीं है. Although she would need an approval for sending her proposal to another department. ताहम अगरचे कि उसको ज़रूरत है कि वो अपना अप्रूवल दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी सेंड करे. ठीक है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है उन्हें भी सेंड, मतलब ये कि डायरेक्टली तो उसको परमिट करना है उसके बॉस ने, या उसके बॉस के जो ऊपर बॉस हैं, या उनके जो जिसके वो सबऑर्डिनेट है, उसने हेलन ने उनके लिए प्रपोजल डायरेक्टली तो लिखना है ना, और किसी के परमिशन की उसको ज़रूरत नहीं है. ये इस तरह समझ लिया आपने. अब आगे देखें. फाइनली हेलन डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट कंपटीशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि उसका कंपटीशन भी नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि आपको मैंने एग्जांपल दी ना ऊपर कंपटीशन की, कि कंपेटिटिव तो तब होगा था जब आपके मुकाबले में कोई और. अब हेलन के अकेले माइंड में आइडिया आया, वो उस पर इंप्लीमेंट करने प्रपोज करने जा रही है, उस पर अपने बॉस को प्रपोजल लिखने जा रही है अपने आइडिया पे, तो कंपटीशन तो डेफिनेटली उसका नहीं है किसी के साथ. बिकॉज हर्स वुड बी कंसिडर ऑन इट्स ओन मेरिट्स है ना उसकी रिपोर्ट के, उसकी पर्सनल थिंकिंग है. However, her proposal had to be persuasive enough to convince her readers that her time would be better utilized than doing her regular duties. अब उसने अपने प्रपोजल को persuasive बनवाना है. persuasive राइटिंग आपको पता क्या होती है, जिसमें आप किसी को किसी बात पे उकसाते हैं. डेफिनेटली अगर persuasive होगा तो उसके बॉस उसको परमिट करेंगे ना. हो गया क्लियर. अब आपको प्रपोजल का कुछ कंसेप्ट आ गया होगा अच्छे से. एग्जाम्पल 2 देखें सिचुएशन नंबर 2 में. The second proposal was written under much different circumstances that was Helen's. कह रहा है कि एक और सिचुएशन सेकंड में प्रपोजल जो लिखा जाता है वो उसके सर्कमस्टांसिस हैं, जो उसके करैक्टरिस्टिक हैं, जो हालात हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं जैसे कि हेलन के थे. देखते हैं इसमें कैसे डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं. टू बिगिन विद 3 people wrote it. शुरू में उसके लिखते हैं 3 लोग. द राइटर्स वर अ प्रोड्यूसर, अ स्क्रिप्ट राइटर एंड अ बिजनेस मैनेजर. देखें, राइटर प्रोड्यूसर है एक, फिर एक स्क्रिप्ट राइटर है और बिजनेस मैनेजर है. सीकिंग फंड्स फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उन्होंने फंड लेना है, फंड के लिए उन्होंने प्रपोजल लिखना है. तो ये 3 लोग हैं उसके राइटर. एंड द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम्स. और फेडरल गवर्नमेंट रीडर कौन कौन है, एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे उन्होंने फंड लेना, और फेडरल गवर्नमेंट उनके रीडर है जिससे उन्होंने क्या कहना है कि ये जो टेलीविजन पर उनका प्रोग्राम प्रोड्यूस किया जाए. और ये 3 लोग राइटर हैं. बहुत डिफरेंट सिचुएशन है. ओके, इसको फॉलो करें आप. The department learned that the government was interested in making programs about the environment. अब गवर्नमेंट क्या इंटरेस्टेड है कि वो प्रोग्राम बनाए इन्वायरमेंट के हवाले से, ये डिपार्टमेंट ने लर्न कर लिया. टू लर्न मोर अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट वांटेड, द राइटर ऑब्टेन कॉपीज फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. अब गवर्नमेंट की जो आप कह लें कि एक जनरल स्टेटमेंट तो वो ये है, वो ये चाह रही है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट मजीद क्या चाह रही है ये जानने के लिए क्या करेंगे, ये 3 लोग गवर्नमेंट को मिलकर एक प्रपोजल लिखेंगे.
In their proposal, the writer addressed an audience much different from Helen. Definitely, Helen के audience उसके bosses थे, तो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट audience है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस audience है. The government receives about 4 proposals daily. One it can fund. अब गवर्नमेंट, अब यहाँ देखिए कंपटीशन भी आ गया कि गवर्नमेंट रोज़ के 4 प्रपोजल रिसीव करते हैं, जिसमें से एक को वो फंड करती है, एक को परमिट करती है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, ठीक है. कंप्लीट हो गया ना इनका प्रपोजल. टू इवेल्यूएट द प्रपोजल इट सेंड द प्रपोजल टू एक्सपर्ट्स इन कंट्री. डेफिनेटली अब क्योंकि कंपटीशन है उनका, वो अपने प्रपोजल को राइट करके पहले एक्सपर्ट को भेजेंगे जो प्रपोजल के एक्सपर्ट्स हैं उस कंट्री में, ताकि हमारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो सके. द रिव्यूअर्स ऑफ दिस प्रपोजल आर रिव्यूड बाय द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दोज दैट रिसीव द बेस्ट रिस्पॉन्स आर फंडेड. ओके, कि रिव्यू जो स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगा उसको, और जिसका सबसे अच्छा प्रपोजल रिसीव होगा उनको फंड दे दिया जाएगा. मतलब चारों में से एक प्रपोजल एक्सेप्ट होगा. बिफोर द राइटर्स कुड इवन मेल द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट, दे हैड टू ऑब्टेन द अप्रूवल फॉर इट फ्रॉम सेवरल एडमिनिस्ट्रेटर्स एट द स्टेशन. कि राइटर सब इससे पहले कि अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजें, उससे पहले वो उसकी अप्रूवल लेते हैं बहुत से स्टेशन से, ठीक है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टेशन से. That is because the proposal if accepted would be a contract between the station and the government. समझ आ रही कि क्योंकि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है फिर गवर्नमेंट बाउंड है ना उसको फंड करने के लिए, उसको एक्सेप्ट अगर हो जाता है, वो उसको पसंद आ जाता है, तो वो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन से इसलिए गुजारा जाता है ताकि वो उन एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उन स्टेशन का और गवर्नमेंट का. द मीन्स ऑफ इट्स अप्रूवल प्रोसेस द स्टेशन एश्योर्स इटसेल्फ दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इट मेक्स आर बेनिफिशियल टू इट. अब जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, स्टेशन जिन्हें कहा गया, वो इसको श्योर करते हैं कि ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ होने जा रहा है ये उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है. डेफिनेटली वो उसको पढ़ के पास करेंगे फर्दर मोर, तभी वो गवर्नमेंट को आगे जा सकेगा ना, हो सकेगा फॉरवर्ड. नेक्स्ट देखें, 2 सिचुएशंस आपको समझ आ गई ना, दोनों टोटली डिफरेंट सिचुएशंस हैं. एक में कम्पीट हो रहा है, एक में कम्पीट नहीं हो रहा. प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स. क्या है कि प्रपोजल के जो रीडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब कि उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है. जैसे ऊपर बॉस देखा आपने, वो भी डेफिनेटली, अब अगर बॉस उसको हेलन को परमिट कर देता है वो कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर रूम रिजर्व बनाने की, तो उस पर एक्सपेंडिचर्स जो आएंगे वो इन्वेस्ट कौन करेगा? डेफिनेटली प्रपोजल करेगा ना, जो रीडर है प्रपोजल का, उसका बॉस ही करेगा. और दूसरे में भी हमने देखा गवर्नमेंट रीडर थी तो गवर्नमेंट ने फंड करना है. अब प्रपोजल के रीडर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बात याद रखनी है, डिटेल हम इसकी देखते हैं. द प्रपोजल रिटन बाय हेलन एंड द 3 राइटर, ये वही बात जो मैंने आपको बता दी है. वेल इसको देख लेते हैं. फ्रॉम द टीवी स्टेशन लिस्टेड सम ऑफ द differences between different proposal writing situations. Despite these differences, however, almost all proposal writing situations have 2 important features in common. 2 कॉमन फीचर हैं इंपॉर्टेंट हर प्रपोजल राइटिंग के, ये दोनों फीचर्स भी आपने मेमोराइज कर लेने हैं. इन योर प्रपोजल यू आस्क डिसीजन मेकर टू इन्वेस्ट सम रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मनी सो दैट द थिंग यू प्रपोज कैन बी डन. ठीक है, कि हेलन ने अपने बॉस को कहना है, डेफिनेटली वो टाइम तो कंज्यूम करेगा उसके प्रपोजल पे थिंक आउट करके, और उसको फिर उसको फंड भी करना पड़ेगा. अगर वो हेलन ने काम करना है, प्रपोजल उसका एक्सेप्ट हो जाता है, परमिशन मिल जाती है उसको, तो फॉलो कर रहे हैं ना बात को. इस तरह दूसरी वाली एग्जाम्पल में भी सेकंड जो फीचर है, योर रीडर विल मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉशियसली का मतलब होता है एहतियात से, यानी कि मुहतात रह के वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं रीडर्स. दे विल बी एक्यूरेटली अवेयर दैट देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. उन्हें अपने, अगर देखें ना, बॉस को पता है कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हमें ऐसे इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, यानी कि कंप्यूटर ढेर सारे, फिर उनको सारा मैनेज करना सिस्टम, फिर सब पे वो मतलब ढेर सारा काम है ना, इंटरनेट प्रोवाइड करना, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो वो फिर तो वो उसको परमिट नहीं ना करेगा. यानी कि जो रीडर है वो अपने रिसोर्सेज के बारे में भी अवेयर होता है कि वो लिमिटेड हैं या कितने हमारे रिसोर्सेज हैं, तभी वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएगा ना. दैट इफ दे डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द परचेज ऑफ प्रोजेक्ट यू प्रपोज, दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अदर यूजर्स. ठीक है, अगर तो वो रिसोर्सेज सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट पे लगा दे, जैसे दूसरे वाले एग्जांपल में हमने देखा है, तो वो डेफिनेटली जो बाकी और काम है तो वो तो नहीं ना फिर कर पाएगा. अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो फिर वो मतलब वो ये 2 चीज़ें हर एक में इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसको ये देखना पड़ेगा आपके रीडर को कि उसके रिसोर्सेज कितने हैं, उस हिसाब से फिर वो आपको परमिट करेगा. क्वेश्चन आस्क रीडर, ये वही सारी रिपोर्ट्स में जो हम पढ़ के आए हैं, देख लेते हैं यहाँ भी. एज क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स प्रपोजल रीडर्स आस्क मैनी क्वेश्चन अबाउट परचेसेस प्रोजेक्ट एंड अदर थिंग्स प्रपोज टू देम, बट फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन द क्वेश्चन रिमेन बेसिकली द सेम. बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो रीडर्स, प्रपोजल के जो रीडर्स हैं वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जाहिर इन्वेस्टर तो होते ही हैं सारे रीडर्स, वो अपने उससे प्रपोज करने वाले से पूछते हैं. लेकिन वो कह रहे हैं सिचुएशन टू सिचुएशन क्वेश्चन बहुत से हैं जो सेम रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन. For
Furthermore, the answer the people at work find persuasive and satisfying are also the same type. इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं इसलिए आंसर जो लोगों ने करने होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. Problem. Your reader will want to know why you are making the proposal and why they should be interested in it. प्रॉब्लम बतानी है कि आपके रीडर जानना चाहेंगे कि आपने प्रपोज क्यों किया ये बात. अब देखें ना, हेलन ने प्रपोज की, उसने प्रॉब्लम देखी ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि जब भी मीटिंग हो रूम ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, इसलिए मीटिंग रूम हमें अलहदा एक होना चाहिए. प्रॉब्लम वो डिफाइन करेगी, आपका रीडर ये जानना चाहेगा कि प्रॉब्लम क्या है और वो आपका इंटरेस्टेड क्यों हो, वो आपकी प्रॉब्लम में वो उसको कंसिडर क्यों करे. What problems, need or goal does your proposal address and why is that problem, need or goal important to them? Okay. Solution. You reader exactly want to know what you propose to do and how it relates to the problem you describe. आपका रीडर, आपने रीडर को ये भी बताना है कि आपने जो प्रॉब्लम बताई है उसका पॉसिबल सोल्यूशन आपने क्या बताया है. Therefore, they will ask what kind of solution will be successful. What kind of solution will be successful solution to this problem has to do. They might ask how do you propose to do these things. They will examine carefully your responses, trying to determine whether it is likely that your overall strategy and your specific plan will work. आपके सोल्यूशन जो हैं, अब देखें हेलन ने तो एक ही सोल्यूशन बता दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, न्यू रूम बना लेना चाहिए. अगर आपके पास ज़्यादा सोल्यूशन है, 2-3-4 सोल्यूशन है, तो आप वो सारे के सारे बताएंगे. अब आपका जो रीडर है वो उसमें इंटरेस्टेड होगा कि कौन सा पॉसिबल सिचुएशन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो उस पर फोकस करेगा. ठीक है, मतलब क्या आपने प्रॉब्लम बतानी, साथ ही सिचुएशन बताना है. आगे कॉस्ट भी, what will be your proposed product or activity cost to reader and it worth the cost of them. आपने बताना है कि कॉस्ट जो आपने अपने प्रोजेक्ट पे आपने जो चीज़ प्रपोज की है उस पर कॉस्ट जो लगनी है, यानी कि एस्टिमेटेड. अब हेलन ने अगर वो कंप्यूटर रिजर्व रूम मीटिंग इस्टेब्लिश करने की बात की है तो वो बताएगी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है कि पर कंप्यूटर हम इतने पीसेस परचेज़ करेंगे तो हमें इतने का मिल जाएगा, मतलब हम इतनी अमाउंट में अपना ये प्रोजेक्ट फुलफिल कर सकते हैं, मेरा प्रपोजल, इसलिए आप कंसिडर करें. फॉलो कर रहे हैं ना बात को. नेक्स्ट है कैपेबिलिटी. इफ़ यू रीडर पे और अथोराइज यू टू परफॉर्म दिस वर्क, हाउ डू दे नो दे कैन डिपेंड ऑन यू टू डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्टेड. अब आपने अपनी काबिलियत भी बतानी है अपने रीडर को. हेलन ने बताना है कि सर अगर आप मुझे परमिट कर देते हैं इस पे तो मैं आपको ये अपना प्रोजेक्ट फुलफिल करके दिखाऊंगी और हमें इंशाल्लाह किसी भी सूरत लॉस नहीं होगा. हमें सारे जो हमारे चांसेस हैं, जो सारी के हमें नज़र आ रही एक्सपेक्टेशन, वो सक्सेस की हैं. यानी कि आप इतने कैपेबल होंगे तभी वो आपका रीडर जो आप पे इन्वेस्ट करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा ना. अगर आपने पहले ही कितने प्रोजेक्ट में फ्लॉग्स किए हैं या इस तरह ब्लेंडर्स किए हैं तो कभी भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा. आपका बॉस है या वट एवर जो भी है नेक्स्ट रीडर है आपका, क्योंकि वो इन्वेस्टर होना है, उसको इन्वेस्ट करना है. इसीलिए अगर आप कैपेबल हैं, अपनी कैपेबिलिटी आपने उसको शो करा दी तो तब वो आपको परमिट करेगा. स्ट्रेटजी ऑफ द कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल. प्रपोजल का भी सुपर स्ट्रक्चर हम देखते हैं. ये 4-5 चीज़ें ऊपर हमने डिस्कस कर ली, जो क्वेश्चंस होते थे वो यही हो गए. ठीक है, द कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल द फ्रेमवर्क फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चन, वन दैट हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल इन रिपीटेड यूज इन द काइंड्स ऑफ सिचुएशन यू विल एनकाउंटर ऑन द जॉब. कि आपका फ्रेमवर्क प्रपोजल का सुपर स्ट्रक्चर ऐसा बनवाया गया, कन्वेंशनल है कि आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो जो आपने इशूज़ हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन हैं. सुपर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, हमने पहले हर रिपोर्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर सुपर स्ट्रक्चर उनके मुताबिक बनाया, हर सवाल का हर सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग में आंसर दिया. ऐसे ही ऊपर ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए इनको क्वेश्चन कंसीडर करें. अब देखें सारे हेडिंग में सुपर स्ट्रक्चर की उनका आंसर दिया जाएगा. When you follow this superstructure, you provide information on the up to 10 topics. You will be discussed shortly. In some cases, you will include information on all 10 topics, but in others, you will cover only some of them. Even in the briefest proposal, however, you will probably need to treat the following 4 topics. कह रहा है कि कोई भी प्रपोजल है, आपने उसको 10 टॉपिक्स को आपने उस 10 टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है. ये बात याद रख लेनी इंपॉर्टेंट MCQs के लिए कि किसी भी प्रपोजल में 10 टॉपिक्स के बारे में आपने इन्फॉर्म करना है. कि कह रहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सम ऑफ देम इंक्लूड करते हैं 10, वो आगे देखेंगे हम 10 टॉपिक्स कौन से हैं. लेकिन आपका जैसा भी प्रपोजल है, अगर 10 आप नहीं कर सकते, सम ऑफ देम आपने कवर करना है टॉपिक्स, तो ये सुपर स्ट्रक्चर आपने ज़रूर फॉलो करना है. ये 4 पॉइंट सुपर स्ट्रक्चर के. ओके, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड कॉस्ट. व्हेन यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द अबव मेंशन टॉपिक्स, हाउ यू शुड डू मच मोर देन प्रोवाइड डेटा. जब इन सारे टॉपिक्स पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसका मतलब है आप जिस चीज़ प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में मच मोर डेटा अपने रीडर को प्रोवाइड कर रहे हैं. यू शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक परसुएसिव पॉइंट. द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द परसुएसिव पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द 10 सुपर स्ट्रक्चर्स.
ये टेबल दिया गया, क्या है कि टेबल आपको बताएगा कि आपने 10 जो सुपर स्ट्रक्चर है, ऊपर तो 4 आपको मेन बताए ना, लेकिन वैसे उसने 10 कहा है कि 10 कवर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो 4 बताएं उनको तो ज़रूर डिस्कस करना है। टेबल में आपको 10 सुपर स्ट्रक्चर बता रहा है और 10 की बता रहा है सब में क्या क्या डिस्कस करना है। ये टॉपिक्स है हमारे पास, योर रीडर क्वेश्चन और योर परसेसिव पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन अबाउट। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि कम्युनिकेशन आपकी किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, कम्युनिकेशन किसके अबाउट है, कि आप किस चीज़ के लिए अपना प्रपोजल टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास आ गया उसका परसुएसिव पॉइंट क्या है कि ब्रीफली आई प्रपोज टू डू द फॉलोइंग। ब्रीफली आपने बताना है कि मैं ये चीज़ प्रपोज करूँ, डायरेक्टली, कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं डालनी, कोई आपने बड़ी बड़ी लंबी लंबी तमहीदें नहीं बांधनी, डायरेक्टली बता देना है कि आई वांट टू प्रपोज दीज थिंग्स या फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। प्रॉब्लम में आ जाएं, वाई इज़ द प्रपोज प्रोजेक्ट नीडेड। आपके प्रोजेक्ट की क्यों ज़रूरत है, हेलन के प्रोजेक्ट की क्यों ज़रूरत थी, प्रॉब्लम बताई ना उसने, मैंने प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया है। अब उस कैसे परसू करेगी, प्रोसेसिव पॉइंट क्या है, द प्रपोज्ड एक्शन एड्रेस्ड अ प्रॉब्लम दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। अब ये आपने डिस्क्राइब करना है अपने बॉस को या रीडर को, वट जो भी है, टारगेट ऑडियंस को, कि आप जो लिख रहे हैं ना प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ये है और ये इंपॉर्टेंट है रीडर के लिए, यू शुड कंसिडर इट। आपने उसको एहसास दिलाना रीडर को। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट फीचर विल अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम नीड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। अ सक्सेसफुल सोल्यूशन मस्ट अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। अब आपने बताना है कि अब हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके ये सोल्यूशंस हैं, हम ये करें तो हम इसको कर सकते हैं, अपना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं इस प्रॉब्लम में, इस मसले से हम निकल सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग प्रोडक्ट, हाउ डू यू प्रपोज टू डू दीज थिंग्स। आप क्या कह रहे हैं, क्या आप इस मसले का हल कैसे निकालें, सोल्यूशन को कैसे आप कैरी आउट करें, ये आपने बताना है इस टॉपिक में। हेयर इज़ वट आई प्लान टू प्रोड्यूस एंड हाउ इट विल वर्क इफेक्टिवली एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपने बताना कि प्लान क्या है मेरा करने का, ये मेरी प्लानिंग्स हैं, ये मैं करना चाहता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन बताया, अपनी प्लानिंग्स बता दी। नेक्स्ट है सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग मेथड, रिसोर्सेज, शेड्यूल, क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट। आर यू गोइंग टू बी एबल टू डिलीवर दैट यू डिस्क्राइब हियर। क्या आप वो चीज़ डिलीवर करने के काबिल हैं जो आप जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, मतलब आप सोल्यूशन बता रहे हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी वाली बात यहाँ डिस्कस हो रही है। यस बिकॉज आई हैव अ गुड प्लान ऑफ एक्शन, द नेसेसरी फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा प्लानर हूँ और मैं आपने बता देना अगर कोई पास्ट में आपने कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे हेलन वाली एग्जांपल में, तो हेलन बताया कि सर एक बार पहले भी ऐसा प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने ये प्रपोज किया और फिर मुझे परमिशन मिल गई और फिर मैंने ये सब कुछ किया, ठीक है। मतलब अपना सक्सेस बताएगी ना, अपनी कैपेबिलिटी बताएगी। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट, व्हाट विल इट कॉस्ट, डायरेक्टली बताएगी कॉस्ट इज रीजनेबल, कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सोल्यूशन है, ये मैंने प्रपोज किया है, ये मेरी आप कह लें कि पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो इतनी इस पर कॉस्ट नहीं लगेगी, हम सक्सेसफुली आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।